आप इंडस्ट्री मिनिस्टर रहे हैं, जो इंतजामात अब तक हुए हैं वो क्या मानते हैं काफ़ी है या कुछ और होना चाहिए था सरकार की तरफ से? देखिए सुंदर जी, पहले तो मैं इंडिया टीवी को बहुत बहुत इंडिया टीवी हरियाणा को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा। और कि इतना ज्वलंत मुद्दा जो कि आज कोरोना अपने आप में एक और ज़्यादा एक बड़ा रूप लेकर हमारे बीच में आया हुआ है, और लोग इससे इनको अवेयर करने के लिए, चाहे 3 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी बोला, लेकिन उसको फॉलो करते हुए आपने इस कार्यक्रम को करा, उसके लिए मैं आपकी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल टाउन है और फरीदाबाद एक एनसीआर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पर बहुत इंतजामात, चाहे प्राइवेट सेक्टर कह लो, सोशल एनजीओज कह लो, और सरकार की तरफ से बहुत अच्छे हुए। लेकिन ये पेंडेमिक का रूप इतना बड़ा था, इतनी ज़्यादा मात्रा में था, कुछ कमियां भी इसमें रही होंगी, उससे मैं गुरेज नहीं करता, लेकिन फिर भी फरीदाबाद ने रेगुलर उन कमियों को टाइम टू टाइम दूर करके, चाहे लोगों की खाने की समस्या हो, चाहे लोगों को कोरोना के इलाज की बात हो, चाहे कोरोना टेस्टिंग की बात हो, चाहे प्रवासी मजदूरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की बात हो, उसके अंदर चाहे प्रशासन की बात हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशन और हमारे संघ के जितने भी कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि फरीदाबाद के अंदर एक बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेंडेमिक को संभालने का काम हुआ। पेंडेमिक को संभालने की कोशिश सभी की तरफ से की गई, चाहे प्रशासन की बात हो, आम लोगों की सहभागिता की बात हो, एनजीओज की बात हो, चाहे पॉलिटिशियन जो हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे रहे। एसएमओ साहब हैं हमारे पास, हमारे साथ डॉक्टर गजराज सर, जानना चाहेंगे कि स्मार्ट की बात हो रही है, फरीदाबाद स्मार्ट कितना हुआ, कोरोना के जितने हालात बदले हैं, अगर डिजिटल हेल्थ की बात करें, उन सर्विसेज की बात करें, क्या सच में फरीदाबाद में वो चीज़ें अब शुरू हो चुकी हैं? डिजिटल हेल्थ सर्विसेज की बात करें तो हाँ, मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। पहले तो इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद हमें आमंत्रित करने के लिए। डिजिटल डिजिटल उसके बारे में बात करें तो हमारा लगभग सारा डाटा आजकल पोर्टल पर अवेलेबल है। बेड की स्थिति देखनी हो वो भी पोर्टल पर अवेलेबल है। अपने जो भी स्थिति है, हमारे पास कितने पॉजिटिव केस है, सब चीज़ आजकल पोर्टल पे अवेलेबल है, और आप एक क्लिक पर उसको स्थिति जान सकते हैं कि हमारी किस तरह की तैयारी है अभी हमारे पास में। और बात करें तैयारी की तो जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के लिए हमारे भी 3 तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं जी, जिसमें DCCC हैं, जिसमें कि जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट और या जिनको कम सिम्टम्स हैं उनको दाखिल करने की सुविधाएं हैं। उनकी लगभग हमारे पास 100 अभी फंक्शनल बेड हमारे पास 165 के आसपास बेड हमारे पास में है, जो कि हमारे अभी काफ़ी है हमारे लिए। और DCSC की बात करें तो लगभग 700 बेड के आसपास हमारे अवेलेबल हैं। और जो टर्शियरी लेवल की केयर के लिए बात करें, प्राइवेट और सरकारी को मिला करके 900 बेड के आसपास हमारे साथ अवेलेबल हैं। और आज की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि हम आने वाले समय में भी किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। फरीदाबाद तैयार है पूरी तरह से। एसएमओ साहब ये जानकारी दे रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं और आपको आश्वस्त भी कर रहे हैं कि फरीदाबाद को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, खासकर हेल्थ सेक्टर को लेकर बात करें। हमारे साथ सुनील गर्ग साहब हैं, रजिस्ट्रार हैं YMCA यूनिवर्सिटी के। सर, सभी ने इस स्थिति को जिस तरह से कोरोना के बाद या अब जो चल रही है सभी ने फेस किया, खासकर यूनिवर्सिटी में छात्रों की बात करें, एग्ज़ाम को लेकर संशय था, वो आप लोगों ने बड़े अच्छे से कराया। लेकिन अब सवाल ये है कि जो बच्चे पास हो गए हैं, जिनको डिग्री मिल रही है, या उनके रोज़गार की जो व्यवस्था है, उनके प्लेसमेंट की जो व्यवस्था है, उसको लेकर खासकर यूनिवर्सिटी की तरफ से क्या पहल की गई है? सबसे पहले तो मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज JC बोस यूनिवर्सिटी के साथ मिलके इस कार्यक्रम को यहाँ पर अवेयरनेस कार्यक्रम को किया। जी धन्यवाद। जहाँ तक आपका सवाल है कि जो पास आउट स्टूडेंट हो रहे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल है फुल फ्लैज, उसके अंतर्गत हमने जितने भी स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं और जो विलिंग हैं उन सबके
इंटरव्यूज़ इंडस्ट्रीज़ के संपर्क से हो रहे हैं, और आज की डेट में मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इस समय में भी छात्रों की प्लेसमेंट हो रही है। जी, बड़ी चीज है इन चीजों को बनाए रखना, क्योंकि रोजगार बेहद जरूरी है और जो आने वाला भविष्य है उसका मनोबल ऊंचा रहे, ये परम आवश्यक है। एक और बड़ी चीज है, लगातार इम्यून की बात हो रही है, इम्यून को बढ़ाने की बात हो रही है कोरोना से लड़ने के लिए। हमारे साथ गजराज हैं और जो RWA हैं उनके प्रेसिडेंट भी हैं फरीदाबाद कॉन्फ्रेंशन के। गजराज जी ने दरअसल ये कार्य की, जो काढ़े की बात लगातार ये हो रही थी कि कोरोना के वक्त में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मददगार साबित हों। इसकी दवाई तो है नहीं, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद का हमारा इतिहास रहा है भारत का, और वो इतिहास आज इस वर्तमान में और भविष्य में काम आ। गजराज से जानना चाहेंगे कि जिस तरह की ये मुहिम आपकी रही, पूरे फरीदाबाद में हमने देखा कि वो काढ़ा बनाया गया, इनको कितना जरूरी मानते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है इस तरह की चीजें? सोलंकी जी, हमारे 21A में जैसे ही कोरोना की शुरुआत हुई थी, पहले फरीदाबाद में एक पेशेंट आया था, पूरा मीडिया में पूरा हलचल मच गया था। उसके बाद हमारे सेक्टर ने अपने खुद ही लोगों ने इकट्ठे होकर कोरोना काल में जो काढ़ा बनाना शुरू किया, उसमें कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो हमारे सेक्टर में ही उपलब्ध थी, जैसे नीम गिलो है और अपना उसके तुलसा है, काफ़ी जो है वो मिलने के बाद फिर हम इकट्ठा सैर करते थे। सैर करने के बाद फिर वो काढ़ा बना के हम पीते थे, पिलवाते भी थे जो लोग थे हमारे सीनियर सिटीजन। पार्क में हमारे नगर निगम ने पार्कों में जाना बंद कर दिया था, तो रोड पे ही घूमना था, डिस्टेंस रख के लोगों को आपस में दूरी बना करके, और उससे बहुत लाभ लिया है लोगों को। कोरोना हमारे सेक्टर में ना के बराबर है, कोई 1-2 पेशेंट हुए थे, अब सब ठीक है। ये बड़ी चीज होती है क्योंकि आप लोगों की सहभागिता जरूरी होती है। कोरोना वॉरियर्स दरअसल आप जैसे ही लोग हैं जो छोटी छोटी मुहिम चलाकर इस बड़ी लड़ाई को जीतने में मदद करते हैं। विपुल साहब, आपके पास आना चाहूंगा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, इंडस्ट्री इनके पास रही। ये जो स्थिति इंडस्ट्री में लगातार, क्योंकि जो लेबर काम कर रहा है, अब कोरोना के चलते ऐसा दबाव है कि कई लेबर या कई कर्मचारियों को ज़्यादा काम करना पड़ता है पहले से, तो मानसिक कई तरीके के इस तरह के दबाव वो झेल रहा है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के लिए, चाहे वो हेल्थ चेकअप की बात हो या उनके मेंटल स्ट्रेस को कम करने की बात हो, आप क्या समझते हैं कि कुछ इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, उठाए जाने चाहिए? देखिए, ऐसी स्थिति आज से 1-1.5 महीने पहले तक थी। जैसे ही लॉकडाउन खुला, लेबर अपने घरों में, अपने गांव में जा चुकी थी, तो शुरू में लेबर की प्रॉब्लम थी, तो ज़रूर ओवर टाइम करना पड़ा, और उसके लिए उनकी मर्जी के साथ, इंसेंटिव्स के साथ, और उनकी जब तक सहमति ना हो ऐसे कभी भी कोई किसी ने काम नहीं किया। और लेकिन उनके मेंटल प्रेशर को और उनके इन्वायरमेंट को बेटर बनाने के लिए जो भी संभव सुविधाएं एक इंडस्ट्री में, क्योंकि एक लिमिटेड ऐसी जगह होती है, एक इन्वायरमेंट भी इस तरीके का होता है, तो उसे करने के लिए और उसको इंसेंटिवाइज करके वो जितने भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट भाई हैं उन्होंने उसको पूरा किया, और अब स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। और अभी जैसे गजराज जी ने बात की यहाँ पर इम्यूनिटी बढ़ाने की, आपने पूछा, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने काढ़े का, RWAs ने, और एक आर्सेनिक 30 जो एक होम्योपैथिक मेडिसिन है, हमने भी उसको लाखों शीशियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया, और आज भी हमारे ऑफिस से फ्री अवेलेबल है आर्सेनिक 30। उसे 3 दिन खाने से 30 दिन की इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा कि आयुष मंत्रालय ने रिकमेंड किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हर मोर्चे पर फरीदाबाद, और इसमें मैं इंडिया न्यूज़ का एक और बात के लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। शुरू में जो हमारे हेल्थ वर्कर्स, जो डॉक्टर्स, नर्सेज, सब लोग एक PP किट की वजह से या और कई एक ऐसी प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, उसके अंदर आप लोगों ने बहुत मदद की और हर किसी को PP किट पहुंचाने का काम किया। तो मैं समझता हूं राशन देने का काम किया, एक न्यूज़ चैनल ने, किसी ने भी आगे बढ़कर, मैं समझता हूं पहली बार ऐसा कुछ काम किया, तो इसके लिए भी मैं इंडिया न्यूज़ हरियाणा को बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद शुक्रिया आपका। लेकिन सवाल दरअसल कुछ, क्योंकि जो छोटे उद्योग हैं उनके लिए 2 या 5 दिन की मार भी बहुत होती है, और ये कई महीनों का वक्त हो गया, तो उनके जब उनका प्रोडक्शन ही पूरी तरह से बनता, तो जाहिर सी बात है
उनकी जो इकोनॉमिक जो आर्थिक हालत थी वो पूरी तरह से डावाडोल हो गई। बड़े उद्योग हैं वो अपने को रिकवर कर लेते हैं, लेकिन छोटे हजारों ऐसे उद्योग हैं जो प्रभावित हुए हैं, वो खुद उद्योगपति भी और जो उनमें काम करने वाले। लेकिन अभी उन्हें भी राहत की ज़रूरत है, उनके लिए जो होना चाहिए था ज़मीन पे वो हुआ नहीं। देखिए, भारत सरकार ने इसके लिए हमारे MSMEs जितनी हैं, छोटी इंडस्ट्रीज़ हैं, उनके लिए पैकेज की बात की और उन लोगों को कुछ दिन का इंटरेस्ट और बैंक से भी वो तब तक की EMI उसको डेफर करने का काम सरकार ने किया और जो हर संभव सहायता है। लेकिन इतना बड़ा पेंडेमिक है, हम ये बोलते हैं कि कोई भी व्यक्ति अछूता रह सकता है, उससे किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो मैं समझता हूँ ये मिथ्या बात है। कुछ ना कुछ असर सभी पर पड़ा है क्योंकि ये पूरा विश्वव्यापी एक बीमारी है। तो लेकिन फिर भी सरकार ने उन्हें संभालने का काम किया और रेगुलर ये काम चल रहा है। बैंकों को भी इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं कि MSME के किसी भी व्यक्ति को लोन के लिए या उसकी EMI के लिए परेशान ना किया जाए और इजीली उन्हें आगे भी उनके लोन को रीस्ट्रक्चर के लिए अभी एक हफ्ते पहले देश की सरकार ने ऑर्डर पास किए हैं कि जितने भी MSME के लोन्स हैं उनको रीस्ट्रक्चर किया जाए, उनको और लोन देना हो, उनको रीस्ट्रक्चरिंग करनी हो, किया जाए। हर संभव मदद देने के लिए देश और प्रदेश की सरकार उनके साथ है। बिल्कुल, और इसकी दरकार भी है कि सभी एकजुट होकर इस समस्या का समाधान और सामना करें। ये बड़ी चीज है। डॉक्टर गजराज लगातार हमारे साथ इस पैनल में मौजूद है। डॉक्टर साहब, ये जो लेबर तबका है इंडस्ट्रीज में जो काम करता है, सरकारी हेल्थ सिस्टम की तरफ से इनके लिए क्या कुछ किया गया है? मैं इनके लिए बताना चाहूँगा, हमारी तरफ से अभी तो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि वो रैपिड किट परचेज करके और कैंप्स हमारी तरफ से लगाए जाते। लेकिन आज से 10-15 दिन पहले तक हमने सारी इंडस्ट्रीज़ को, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी और जहाँ पे लेबर तबका ज़्यादा था, उनको स्क्रीन आउट करने के लिए हमने बड़े बड़े कैंप लगाए रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए, और उसके हमारे को बड़े सकारात्मक रिजल्ट भी मिले कि उससे हम इसको ये पता लगा पाए कि हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो लगभग कितना बढ़ रहा है। और जो गरीब तबका है, जिन लोगों को पॉजिटिव केसेस आए और वो घर पे रहने की स्थिति में नहीं थे, उन्हीं के लिए ये TCCC सेंटर खोले गए हैं जहाँ पर उनके 10 दिन के लिए आइसोलेशन रखा जाता है। उनको जो यथासंभव दवाई दी जाती है और उनको खाने पीने का पूरा इंतजाम दिया जाता है उनका। मैं तो ये आह्वान करना चाहूँगा लोगों में, आप थोड़ी सी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, लोग थोड़ा सा घर पे रहने की ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। उससे होता क्या है कि और लोग पॉजिटिव होने का खतरा रहता है। तो मेरा आह्वान रहेगा कि DCCC का हमारी सुविधा का फ़ायदा उठाएं, जो कि हमारी चालू हैं, उस पर हमारे नंबर थोड़े कम हो रहे हैं। और ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है, तो लोग इसमें थोड़ी लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही रहेगी तो ये आगे केसेस बढ़ने के लिए हमारे पास खतरा रहेगा और हमारे के लिए मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जी बिल्कुल सही बात कही है कि थोड़ी नहीं, परेशानी कई बार ज़्यादा भी हो जाती है। इसको अगर हल्के में लेते हैं कि कई इस तरह के केसेस आते हैं कि आपको बुखार है या नॉर्मल कुछ ऐसे लक्षण आते हैं जिन्हें ये लत समझा जाता है कि ये फ्लू है और हम इस पे के प्रति लापरवाह होते हैं और फिर वो गंभीर रूप ले लेता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हेल्पलाइन का जिक्र किया, अमूमन ये शिकायत आती है कि हेल्पलाइन पर दरअसल हेल्प कम मिलती है, परेशानी ज़्यादा होती है। इसको इंश्योर करने के लिए कुछ किया गया है? नहीं, इसके लिए अगर कोई आती है तो हमारे अपने खुद के हमने नंबर अपने भी दिए हुए हैं, जो पर्सनल नंबर हैं। खासकर हमने जैसे इस कार्य को बांटा हुआ है कई अपने डिप्टी सिविल सर्जन्स में, जैसे एडमिशन्स का मेरे पास चार्ज है और कोई टेस्टिंग का अलग चार्ज है, तो उन सब के नंबर भी हमारे पास है। किसी तरह भी कोई समस्या आती है और सिविल सर्जन सरकार नंबर तो वो अवेलेबल है ही है, किसी भी टाइम कर सकते हैं और हमने समस्याओं का समाधान किया भी है ऐसे। और लेट आवर्स में भी हमारे पास शिकायतें आई हैं तो हमने उनका भी समाधान करने की कोशिश करी है जी। और आगे भी मैं श्योर करना चाहूँगा कि किसी को भी कोई समस्या आती है तो हमारे पर्सनल नंबर्स हैं, आप उन पे कॉल कर सकते हैं। ये बड़ी चीज़ है। फरीदाबाद का स्वास्थ्य विभाग दरअसल 24 घंटे आपके साथ खड़ा है। SMO साहब ये आपको आश्वासन दे रहे हैं, भरोसा दे रहे हैं कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्रार साहब, आपका रुख करूंगा। जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, चारों तरफ माहौल है, हम लगातार ये कह रहे हैं कि आप इसके लिए आप सावधानी बरतें। लेकिन सवाल ये है कि ये जो अपील है, बीच में भी इस तरह की बातें उठी कि हम लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, सारी चीज़ें गंभीरता हम समझते हैं,
फिर ये चीज़ कहाँ से आती है कि हमें बार बार एक चीज़ को समझाना पड़ता है या जुर्माना लगाना पड़ता है? नहीं सोलंकी साहब, जुर्माने वाली बात तो नहीं है कोई, पर ये एक थोड़ा सा मानव स्वभाव है। जैसे ही आज की डेट में आपको पता है कि कोरोना का डर कम हो गया, कोरोना बढ़ गया है। पहले जी। क्या था, कोरोना कम था, डर ज़्यादा था। तो उसी संदर्भ में मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है कि जिसमें जैसे आज आपने एक प्रोग्राम किया शपथ कोरोना से लड़ने की, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। तो ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम हमें टाइम टू टाइम चलाने ही पड़ते हैं। तो आप मानते हैं कि अवेयरनेस अभी भी आवश्यक है, जरूरी बिल्कुल, है? बिल्कुल। विपुल साहब, ये स्थिति है कि Continuous अभी भी process है ये। हम देखिए, लगातार जी ये जैसे जैसे कोई चीज़ एक लंबा समय ले लेती है तो एक मानव स्वभाव है कि उसके बारे में स्मृतियाँ, उसके बारे में डर हर तरीके का कम हो जाता है। लेकिन इस तरीके की जो आज आपने प्रोग्राम चलाया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया इसके बारे में कि आने वाला त्यौहार उसके अंदर लोग ज़्यादा ना घूमें और इस पेंडेमिक से इससे बचें, पेंडेमिक से बचें। और आज यहाँ पर जेसी बोस यूनिवर्सिटी में अपने दिनेश जी रजिस्ट्रार साहब भी सामने साथ में बैठे हैं और इतना अच्छा सभी सामाजिक संस्थाएं भी मिलकर इसको कर रही हैं। और एक आप जैसे न्यूज़ चैनल ने, जो कि हरियाणा का नंबर 1 चैनल है, और उसने आगे बढ़कर इसको इनिशिएटिव लिया, तो मैं समझता हूँ इसकी ज़रूरत थी तभी ये काम किया गया और इसकी निरंतर ज़रूरत रहने वाली है कि जब तक ये बीमारी हमारे बीच में है हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। अभी रजिस्ट्रार साहब ने सही बात कही कि पहले कोरोना का डर ज़्यादा था, कोरोना कम था, अब कोरोना ज़्यादा हो गया, लोगों ने लाइटली से फ्लू की तरह लेने लगे। ठीक है, घबराने की बात नहीं है, लेकिन इससे सावधान रहने की और सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। मास्क लगाकर चलें, भीड़ में ना जाएं, अननेसेसरी घर से ना निकलें, जब ज़रूरत हो तभी घर से निकलें और पूरा का पूरा इसका हाथ धोने का और जो जो नियम बताए गए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट ने, उनका हम लोग ध्यान रखें। बड़ी चीज कही है कि नियम, सतर्कता, सावधानी ये आवश्यक है। कुछ स्टूडेंट है वाईएमसीए के, वो सवाल करना चाह रहे हैं और हमारे जिस तरह से बात करें कि लगातार यही बात हो रही है, चाहे सभी पैनलिस्ट की बात हो कि लापरवाही जरा भी नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि ये जरूरी है। इससे बचाव के केवल यही रास्ते हैं कि आप लापरवाह ना हो। स्थिति दरअसल अगर बात करें डॉक्टर गजराज, ये अवेयरनेस की बात है, क्या सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से लगातार मोदी जी से लेके सीएम मनोहर लाल जी और पूरा जिस तरह से सरकारी महकमा है ये कोशिश करता रहता है, लेकिन अभी भी मानते हैं कि अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है? मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अवेयरनेस तो है लोगों को, लेकिन फिर भी उसको लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को, जो सावधानियां बरतनी चाहिए। तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो आप प्रोग्राम जो चला रहे हैं, इस तरह के प्रोग्राम और कम्युनिटी में भी जाकर के जो हम लोग भी अवेयरनेस प्रोग्राम लगाते हैं, हम भी जो भी कोई छोटा मोटा कोई कैंप लगता है तो उसमें भी हम अवेयरनेस के बारे में बताते हैं। और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये लगातार चलते रहना चाहिए और चलता रहेगा, तभी हम इससे बचाव कर पाएंगे। और ये इंडिया न्यूज़ हरियाणा का भी वादा है कि लगातार इस शपथ मुहिम चलाता रहेगा ताकि लोगों को इसकी गंभीरता पता चले, इसको हल्के में ना ले। मैं अपने सहयोगी कौशिक साहब का रुख करूंगा। देवेंद्र जी, स्टूडेंट को सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए उनकी भी मन में जिज्ञासा है, सवाल पूछना चाह रहे हैं। क्या सवाल है आपका? सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे अभी स्कूल्स को भी ओपन कर दिया गया, अनलॉक 3 चल रहा है, 5 चल रहा है, स्कूल्स को ओपन कर दिया गया, तो कॉलेजेस अभी तक ओपन क्यों नहीं हुए? क्योंकि स्कूल्स में तो बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, कॉलेजेस में बच्चे बड़े हैं, तो कॉलेजेस कब तक ओपन होंगे सर? रजिस्ट्रार साहब, ये आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा कि आप जवाब दें। अभी जो दिशा निर्देश आए हैं उसके हिसाब से स्कूल भी 9वीं से 12वीं कक्षा तक ही ओपन हुए हैं। जो जूनियर लेवल के स्कूल हैं वो ओपन नहीं हुए हैं। उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार अभी कॉलेजेस या हायर एजुकेशन को ओपन नहीं किया गया है, पर ये प्रक्रिया आपके ओपन करने की जारी है और हम इस चीज़ के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं। जैसे ही आदेश आएंगे, चाहे वो 1 नवंबर से आएंगे, तो हम आपका जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन हो जाएंगी। और मैं आपको बता दूं कि जेसी बोस यूनिवर्सिटी ने शिक्षा को आप लोगों की कंटिन्यू करने के लिए, जैसे आप जूम या वेबएक्स माध्यम से जुड़े हुए हैं,
तो अपना एक डिजिटल लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी डेवलप कर लिया है। कोविड-19 को एक डर की बजाय हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना चाहिए। कई क्षेत्रों में हमने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे एजुकेशन में डिजिटलाइजेशन हुआ। इस यूनिवर्सिटी ने DLMS सिस्टम अपना ही प्रिपेयर कर लिया। आज उसको किसी प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं है, हम अपने प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। तो वही बात हम कर रहे हैं। रजिस्ट्रार साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि दरअसल स्मार्ट फरीदाबाद इस कोरोना महामारी में हो रहा है, चाहे वो एजुकेशन की बात हो, चाहे हेल्थ सर्विसेज की बात हो। और कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, हमारे पैनलिस्ट। सर, मैं मोनिका सिंह हूँ, MA जर्नलिज्म की स्टूडेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन विपुल सर से है। सर, हम अभी तक सुनने में आ रहा है कि वैक्सीन अब आएगी, इस हफ्ते आएगी, अगले महीने आएगी, पर सर कुछ कंक्लूजन आ नहीं रहा है इसका। वैक्सीन दवाई का सरकार की तरफ से कुछ स्पष्टीकरण? वैक्सीन के लिए अभी पीछे चाहे USA की बात हो, चाहे यूरोप में हो, वैक्सीन काफ़ी एडवांस स्टेज पर है, लेकिन उसके ट्रायल अभी 3rd स्टेज में आने बाकी हैं। 2nd स्टेज के ट्रायल्स हो गए हैं, तो उम्मीद है कि अगले 2-3 महीने में किसी तरीके का, लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की कंपनियां भी, पूना के अंदर एक बहुत बड़ा रिसर्च उस पर चल रहा है और वो 2nd स्टेज अपना पार कर चुका है। तो मैं समझता हूँ, हमें भी इसी उम्मीद में है, क्योंकि टेक्निकल हम लोग नहीं है, लेकिन फिर भी 2nd स्टेज पार कर चुका है। 3rd स्टेज होते ही ये मार्केट के अंदर आ जाएगी और ये वैक्सीन हिंदुस्तान में अवेलेबल हो जाएगी हर व्यक्ति के लिए। जैसा कि अभी हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि आने वाले जुलाई तक हर व्यक्ति को, भारत के हर नागरिक को ये वैक्सीन की सुविधा उपलब्ध होगी, ऐसी उम्मीद की जाती है। डॉक्टर गजराज भी कुछ कहना चाह रहे हैं इस विषय में। आज एक VC हो रही है इसी वैक्सीनेशन के बारे में, जिसमें हेल्थ वर्कर्स का डाटाबेस के बारे में तैयारी की जा रही है और जल्द ही इसकी शुरुआत दो जिलों को लिया गया, रोहतक को और फरीदाबाद को सेलेक्ट किया गया है इनिशियल वैक्सीनेशन के लिए। जो ये बड़ी चीज़ है, ये बड़ी चीज़ है। उसी के बारे में आज CMO साहब इसीलिए वजह से नहीं आ पाए, क्योंकि उस वैक्सीन उसकी तैयारी ज़्यादा ज़रूरी थी। और मैं आपको एश्योरेंस देना चाहूँगा, जल्दी ही इसके बारे में कार्रवाई चालू हो जाएगी और डाटाबेस जैसे जाएगा तो जैसे ही जल्दी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। हमारा हेल्थ सिस्टम, हमारी सरकार से जल्द इस बीमारी का इलाज खोजने में लगी है और जल्दी एक्शन आ जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमारी जिम्मेवारी है कि जो नियम हैं, जो इससे बचाव के नियम हैं, उनका पालन हम अवश्य करें। इसलिए शपथ हम ले रहे हैं। एक और स्टूडेंट हैं, वो अपना सवाल कर रहे हैं। जी पूछिए। हमारे जो मैडम रिपीट करिए। लाइन होगा। देखिए, जैसे पहले दिशा निर्देश आए थे, पिछले एग्जाम हमने ऑनलाइन मोड में कराए थे फाइनल ईयर के। इस बार भी हम दोनों तरह से एग्जाम कराने में सक्षम हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड। तो हम तो दोनों तरह से कराने के लिए तैयार हैं और बीच में एक अपॉर्चुनिटी भी शायद ये भी आ सकती है कि ऑनलाइन मोड में जो अपीयर हो सकते हैं ऑनलाइन में हो जाए और जो ऑफलाइन मोड में जाना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड में हो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन होगी। अदरवाइज यूनिवर्सिटी दोनों मोड में कराने को तैयार है। ये बड़ी चीज़ है कि यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तैयार है। वो गाइडलाइंस की प्रतीक्षा में है कि जिस तरह की गाइडलाइंस सेंटर से आती हैं उस लिहाज से आपके एग्ज़ाम कराए जाएंगे। विपुल साहब, एक क्योंकि समय की कमी है और आपको ही इस सेशन को समाप्त करने की जिम्मेवारी आप ही के ऊपर है, एक ऐसा संदेश, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि इन चीज़ों को मानो, लापरवाही को कम करो, लेकिन इसका असर जितना होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। एक मैसेज आपकी तरफ से। देखिए, यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से मैं हरियाणा के लोगों को कहना चाहूँगा कि जो ये महामारी है, जिस तरीके से अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, चाहे मेडिकल ऑफिसर्स हों, चाहे रजिस्ट्रार साहब हों, कि इस पेंडेमिक को लाइटली ना लें, इससे डरने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें लोग, ऐसी बात नहीं, अवेयर भी हैं और हरियाणा का हेल्थ सिस्टम बहुत, हेल्थ डिपार्टमेंट बड़ा अच्छा काम भी कर रहा है। फरीदाबाद में जानकर खुशी होगी कि रिकवरी जो रेट है वो 95.4% है, विच इज़ वेरी गुड। तो इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इससे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। जो चाहे हमें मास्क लगा कर रखना है, भीड़ में नहीं जाना है
और समय समय पर सैनिटाइज़र का उपयोग करना है, हाथों को धोना है, क्योंकि आने वाले दिनों में जैसे एक तो वेदर चेंज हो रहा है और दूसरा हमारे त्यौहार आ रहे हैं, तो ये इस बीमारी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। जब तक वैक्सीन ना हो आ जाए, हम लोगों को इससे पूरी तरीके से अवेयर रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है, और पूरे दिशा निर्देश जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिए हैं वो हम पालन करेंगे तो मैं समझता हूँ इस बीमारी से हम बच पाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है कि जब वैक्सीन आ जाएगी और हम इस बीमारी से निजात पा लेंगे, तब तक आप लोगों का सहयोग चाहिए। तालियां, इसी बात पे तालियां हो जाएं और इन तालियों की गड़गड़ाहट के साथ हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और ये शपथ लेंगे कि जो कानून कायदे हैं उनका ईमानदारी और कड़ाई से पालन करेंगे और पालन करवाएंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये शपथ बहुत ज़रूरी है क्योंकि भारत इस वक्त संस्कृति, समय, समाज, सोच, संवेदनाओं, संस्कार, सरोकारों की एक बिल्कुल नई राह पर खड़ा है। और इस नई राह से किस तरह के रास्ते अब गुजरते हैं और क्या सफ़र हम तय करते हैं, ये हमारी उम्मीद और हमारी आशाएं बताएंगी। आज फरीदाबाद में हमारा ये मंच रहा। फरीदाबाद देखिए बहुत ही अच्छा शहर है और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इतिहास ज़रूर पुराना है, लेकिन ख्याति इस शहर की नई है। लगभग अगर हम बात करें 25 साल पहले की, तो खेती योग्य ज़मीन भी यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से डेवलप्ड हो रहा है, हमने इस शहर को भी जाना है। ठेठ हरियाणवी देहाती संस्कृति भी यहाँ पर है, खुले दिमाग से सोच के लोग भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो हमने आज फरीदाबाद को भी जाना और कहीं ना कहीं कोरोना काल में जिन चुनौतियों से हम जूझ रहे हैं उन पर भी हमने चर्चा की है। और अब मैं बुलाना चाहूँगी यहाँ पर जेसी बॉस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को एक बार फिर से शपथ ग्रहण करवाएं, क्योंकि ये शपथ के लिए आज का हमारा कार्यक्रम, आज का हमारा इनिशिएटिव इंडिया न्यूज़ हरियाणा का। सभी खड़े होकर शपथ को लेंगे। वीसी साहब जिस तरह से एक बार फिर हमसे ये अपील कर रहे हैं, सब यदि बोलें पीछे पीछे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल। तो मैं शपथ लेता हूँ कि मैं कोरोना के उपाय को पालन करने के लिए, मैं कोरोना के उपायों का पालन करने के लिए कड़ी निष्ठा से पालन करूंगा और जो भी इसके लिए जरूरी होगी उन सभी उपायों का ठीक से पालन करने के अलावा करवाऊंगा भी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत शुक्रिया आपका। ओमेक्स ग्रुप, शिवालिक प्रिंट, हरियाणा प्रोग्रेसिव स्कूल कॉन्फ्रेंस, फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, स्लेज हैमर ग्रुप और फ्रिक इंडिया, इन तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज इस मंच को सजाने में उनका बहुत सहयोग रहा। और इसी के साथ हमारे इस कार्यक्रम शपथ में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ। नमस्कार।